नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से संबंधित मोस्ट एक्सपेक्टेड 85 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। भाषा विज्ञान के तथ्यों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाएगा और यह टॉपिक आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। इससे 3-4 प्रश्न परीक्षा में आते ही आते हैं। जेएसएससी ने सीजीएल का एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर को निश्चित कर दिया है और लेडीज सुपरवाइज़र की परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभावित है। कम समय है, इसलिए हर टॉपिक का पुनरावृत्ति करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। वो कहते हैं भाग्य धोखा दे सकता है मगर अभ्यास कभी धोखा नहीं देता। पहला प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति का डिंग डोंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सही विकल्प है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने बताया, इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चीज़ की अपनी एक ध्वनि है, एक आवाज़ है। यदि हम एक डंडे की सहायता से एक काठ, लोहे, सोने, कपड़े या कागज़ आदि पर चोट मारे तो प्रत्येक में से अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। भाषा की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को डिंग डोंग वाद भी कहते हैं? सही उत्तर है धातु सिद्धांत। धातु सिद्धांत को अनुरणन सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुरणन या रणन सिद्धांत कहते हैं। अगर घंटा पर चोट किया जाए तो टन टन की ध्वनि निकलती है। इसे अंग्रेजी में डिंग डोंग कहा जाता है, इसलिए इसे डिंग डोंग वाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति को यो ही हो सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? भाषा की उत्पत्ति के एक सिद्धांत है, वह है यो ही हो सिद्धांत। इसे प्रतिपादित करने वाले हुए नोइरे। यो ही हो सिद्धांत को श्रम ध्वनि सिद्धांत भी कहा जाता है। श्रम ध्वनि सिद्धांत कहा जाता है और इसे श्रम परिहरण मूलकतावाद सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य परिश्रम करने के बाद जब श्वास प्रश्वास यानी ब्रीदिंग क्रिया द्वारा परिश्रम और थकान को दूर करता है तो उसके मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है, जैसे कि सड़क बनाने वाला, धोबी, मल्लाह इत्यादि हियो हियो, हूँ हूँ, छो छी, हयो हयो इत्यादि शब्द निकालते हैं और इसी कारण से इसे यो ही हो सिद्धांत कहा जाता है, जिसे श्रम ध्वनि सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति का संगीत सिद्धांत किसके द्वारा आगे बढ़ाया गया? सही विकल्प है ओटो जेफरसन। भाषा की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को बाउ बाउ सिद्धांत भी कहते हैं? विकल्प है सिग्नल सिद्धांत, सांकेतिक सिद्धांत कहते हैं इसको, धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत और दैवीय सिद्धांत। सही विकल्प है अनुकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वान हैं व्हिटनी, पॉल और हर्डर। मैक्स मूलर ने इस सिद्धांत को उपहास करते हुए इसे कुत्ते की ध्वनि यानी बॉक बॉब सिद्धांत कहा है। इस अनुकरण सिद्धांत को कहा है मैक्स मूलर ने बॉक बॉब सिद्धांत कहा है। बॉक बॉब सिद्धांत कहा है। इस सिद्धांत के कुछ शब्दों के उदाहरण है, जैसे भौं भौं, म्याऊं म्याऊं, मरमर, तर तर, कड़कना, गड़गड़ाना, टपकना, चहचहाना, हिनहिनाना। ये जो अनुकरणात्मक जो ध्वनि है, ध्वनि के अनुकरण पर जो शब्दों का निर्माण किया जाता है उसे अनुकरणात्मक ध्वनि कहा जाता है। जो अनुकरणात्मक जो शब्द है वह बो बो सिद्धांत के अंतर्गत आता है, बो एंड बो थ्योरी के अंतर्गत आता है। वह सिद्धांत जो इस मान्यता पर आधारित है कि भाषा की उत्पत्ति ध्वनि की नकल यानी अनुकरण करने की मानवीय प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप हुई है, वह कौन सा सिद्धांत है? वह सिद्धांत है बाउ एंड बाउ सिद्धांत, यानी इसे अनुकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। भाषा की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को पुहवाद भी कहते हैं? सही विकल्प है मनोभाव अभिव्यक्ति का सिद्धांत। इसे आवेश का सिद्धांत भी कहते हैं। आवेश का सिद्धांत कहा जाता है पुहवाद को। इस सिद्धांत के अनुसार आदि युग के भावुक मानव ने भाव आयोग में हर्ष, प्रसन्नता, शोक, क्रोध, घृणा, विस्मय इत्यादि को व्यंजित करने के लिए जिन शब्दों का निर्माण किया, जैसे आहा, ओहो, छी, फाई इत्यादि जो ध्वनियाँ उत्पन्न की गई, वह सारे आवेश सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिसे पुहवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा संचार का एक साधन है, भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा संरचनात्मक है, भाषा संचार का एकमात्र साधन है। यहाँ एकमात्र साधन कह रहा है, इसलिए यह विकल्प सही है। यहाँ कथन सत्य नहीं है कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? सही विकल्प है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अर्थ परिवर्तन को किन नामों से जाना जाता है? लक्षणा, व्यंजना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए और बी दोनों। शब्द शक्ति के 3 भेद है, जिसमें अभिधा है, लक्षणा, व्यंजना। लेकिन अर्थ परिवर्तन में लक्षणा के नाम से जानते हैं और व्यंजना के नाम से जानते हैं। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं कितने प्रकार के हैं? अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के संबंध में सर्वप्रथम किसने विचार किया? सही विकल्प है ब्रिल। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के कितने प्रकार हैं? कौन कौन से प्रकार हैं? सही विकल्प है उपरोक्त सभी। अर्थ परिवर्तन के 3 प्रकार हैं। पहला है अर्थ विस्तार, दूसरा है अर्थ संकोच, तीसरा है अर्थादेश। किसी शब्द के पहले सीमित अर्थ और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सही विकल्प है अर्थ विस्तार कहा जाता है। अर्थ विस्तार में पहले सीमित अर्थ होता है, बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है। 15वां प्रश्न है, प्रवीण और कुशल शब्द अर्थ परिवर्तन के दृष्टिकोण से किसके अंतर्गत आते हैं? सही विकल्प है अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार में पहले क्या होता है? उसका अर्थ संकुचित होता है, सीमित होता है, बाद में उसका अर्थ व्यापक होता है। प्रवीण का पहले अर्थ होता था केवल वीणा बजाने वाला, लेकिन बाद में इसका अर्थ विस्तार होते हुए यह किसी निपुण व्यक्ति को प्रवीण कहा जाने लगा। और इसी प्रकार जो कुशल जो शब्द है, कुशल का पहले अर्थ होता था कुश लाने वाला, लेकिन बाद में इसका अर्थ व्यापक हो जाता है और यह चतुर का पर्याय बन जाता है कुशल। अगला प्रश्न है, जब व्यापक अर्थ वाले शब्द का अर्थ संकुचित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सही विकल्प है अर्थ संकोच। अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार एक दूसरे के विलोमार्थी हैं, एक दूसरे के विलोम है। अर्थ संकोच में पहले अर्थ क्या होता है? व्यापक होता है और बाद में संकुचित हो जाता है। अर्थ विस्तार में क्या होता है? पहले संकुचित होता है, बाद में वह व्यापक अर्थ को ग्रहण कर लेता है। जलज शब्द अर्थ परिवर्तन के दृष्टिकोण से किसके अंतर्गत आते हैं? सही विकल्प है अर्थ संकोच। जलज में यहाँ पर जो शब्द है उसका अर्थ होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, यानी जन्म लेना। जल में बहुत सारी चीज़ों का जन्म होता है, जैसे शंख होता है, कमल होता है, मछलियाँ होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो जलज है वह कमल शब्द के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया है। यानी पहले इसका अर्थ विस्तृत था और बाद में इसका अर्थ संकुचित हो जाता है, केवल एक ही शब्द के लिए रूढ़ हो जाता है, न कि मछली के लिए, न कि शंख के लिए, न कि जल में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं के लिए, यह केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इसलिए सही विकल्प होगा, सही विकल्प है अर्थ संकोच। अगला प्रश्न है, जब किसी शब्द के अर्थ बिल्कुल बदल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है अर्थादेश। अर्थादेश के निम्नलिखित भेद हैं: अर्थ उत्कर्ष, अर्थापकर्ष, मूर्तिकरण, अमूर्तिकरण, उपयुक्त सभी। सही विकल्प है उपयुक्त सभी। अर्थादेश के 4 भेद हैं, 4 प्रकार हैं। पहला है अर्थ उत्कर्ष, दूसरा है अर्थापकर्ष, तीसरा है मूर्तिकरण और चौथा है अमूर्तिकरण। निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जब उत्कृष्ट अर्थ का बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं? सही विकल्प है अर्थ उत्कर्ष कहा जाता है। पहले निकृष्ट अर्थ होता है उस शब्द का और बाद में उस शब्द का उत्कृष्ट अर्थ का बोध कराता है तो वह होता है अर्थोत्कर्ष कहलाता है। साहस और मुग्ध शब्द अर्थादेश की किस भेद के अंतर्गत आते हैं? सही विकल्प है अर्थोत्कर्ष के अंतर्गत आते हैं।
पहले साहस यानी जो साहसी, साहस से जो बना साहसी, साहसी उसे कहा जाता था जो चोर डकैत और जघन्य अपराध में लिप्त होते थे। लेकिन बाद में इसका अर्थ परिवर्तित हो गया, बिल्कुल अर्थ बदल गया और यह धीरता और वीरता के लिए पर्याय बन जाता है, परिचायक बन जाता है। तो अर्थोत्कर्ष में क्या होता है, पहले निकृष्ट अर्थ होता है। साहसी का अर्थ पहले क्या होता था, चोर डकैती जो जघन्य अपराध में लिप्त होते थे उनको साहसी कहते थे, लेकिन बाद में यह वीरता और धीरता का परिचायक बन जाता है। अगला जो यहाँ शब्द दिया हुआ है मुग्ध, मुग्ध का पहले अर्थ होता था मूर्ख होता था, लेकिन बाद में यह मोहित करने के अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। उत्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जब निकृष्ट अर्थ का बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं? सही विकल्प है अर्थापकर्ष कहा जाता है। अर्थोत्कर्ष का विलोम है अर्थापकर्ष। कुंभ, शौच और वज्रवटुक शब्द अर्थादेश की किस भेद के अंतर्गत आते हैं? सही विकल्प है अर्थापकर्ष के अंतर्गत आते हैं। यहाँ देख रहे हैं जो शौच है, शौच शब्द पहले पवित्र कार्य के अर्थ में प्रयोग में होता था। शौच का पहले पवित्र कार्य के लिए होता था, पवित्र कार्य के लिए पवित्रता का सूचक होता था, लेकिन बाद में यह मल त्याग के अर्थ में प्रयोग में आने लगा। तो यहाँ पर क्या है, अर्थापकर्ष में पहले अर्थ सुंदर होते थे, अच्छे अर्थ में उत्कृष्ट अर्थ होते थे और बाद में उसका अर्थ निकृष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कॉर्न का अर्थ इंग्लैंड में गेहूं है तो अमेरिका में मक्का, यह अर्थ परिवर्तन किस कारण से है? सही विकल्प है भौगोलिक परिवेश की भिन्नता। कॉर्न का अर्थ इंग्लैंड में गेहूं है और अमेरिका में मक्का कहा जाता है, और क्योंकि भौगोलिक दोनों का जो इंग्लैंड और अमेरिका का जो भौगोलिक परिवेश में अंतर है, भिन्नता है। 25वां प्रश्न है घर पर और चर्च में फादर का एक ही अर्थ नहीं होता, यह अर्थ परिवर्तन है। सही विकल्प है सामाजिक परिवेश का परिवर्तन। घर पर इसी प्रकार एक और शब्द है, वह है सिस्टर। सिस्टर जो शब्द है, सिस्टर को घर में बहन कहते हैं, लेकिन अस्पताल में नर्स को सिस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है अर्थ संकोच की कितने प्रकार हैं? सही उत्तर है 8 प्रकार हैं। किसने भाषा को वाक्यों का एक समूह यानी परिमित या अनंत वाक्य के रूप में परिभाषित किया गया, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई परिमित होती है और तत्वों के एक परिमित समूह से निर्मित होती है, यह किसका कथन है? सही विकल्प है नोम चोम्स्की का कथन है। प्रश्न है वह सिद्धांत जो इस मान्यता पर आधारित है कि भाषा की उत्पत्ति ध्वनियों की नकल करने की मानवीय प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप हुई। सही विकल्प है बो एंड बो सिद्धांत, यानी बाऊ बाऊ का सिद्धांत कहा जाता है, और इसे अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि वह ध्वनियों की नकल यानी अनुकरण की मानवीय प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुई। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? सही विकल्प है पाली। के अंग हैं ध्वनि, वाक्य, अर्थ, उपयुक्त सभी। सही विकल्प है उपयुक्त सभी। भाषा के 3 अंग हैं, पहला है ध्वनि, दूसरा है वाक्य, तीसरा है अर्थ। जब किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह भाषा बन जाती है। सही विकल्प है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा में बोली जब व्याकरण से परिमार्जित हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है, तो वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। वाणी और ध्वनि के बीच कोई सकारात्मक संबंध नहीं है। भाषा की इस विशेषता को क्या कहते हैं? मनमानी करना। भाषा विज्ञान में क्षमता और प्रदर्शन की अवधारणा किसने पेश की? सही विकल्प है नोम चोम्स्की ने पेश की। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। सही विकल्प है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है? सही विकल्प है हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए। अगला प्रश्न है डैश किसी व्यक्ति की बोलने की आदतों की समग्रता है। सही विकल्प है आइडियोलेक्ट कहते हैं। आइडियोलेक्ट किसी व्यक्ति की बोलने की आदतों की समग्रता का नाम है।
देवनागरी दक्षिण भारत में किस रूप में जानी जाती है? सही विकल्प है नंद नगरी के नाम से जानी जाती है। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? सही विकल्प है अपभ्रंश। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्लास में भाषा विज्ञान की और 40 MCQ का अभ्यास करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।